चलो अब शांति शांति। कुछ मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए। हाँ बताओ बताओ बोलो बोलो क्या डाउट है क्या इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और आप लोगों के अंदर की शर्म झिझक नहीं गई है अभी तक। जो पूछना है स्वयं खड़े होकर बिल्कुल बेबाकी से पूछिए, इसमें शर्माने की बात करते हैं। हाँ क्या हुआ? मैं तो लोगों बात नहीं क्यों डिस्टर्ब करते हैं? मैथ्स वाले जा सकते हैं बाहर, दूसरी क्लास में बैठ सकते हैं बाहर। नॉलेज कर समझ में नहीं आएगा। चलिए चलिए ये डिफरेंस बताइए। शांत रहिए मैथ्स वाले, ठीक है? मैथ्स वाले शोर बचाएंगे तो वो तुरंत बाहर, ठीक है? हाँ oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का बनना और एग का बनना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने बताया था, पढ़ के आना, ठीक है? इस पर डिस्कशन करना है छोटा सा। कौन बताएगा? बायो बॉयज 1 2 3 ही आया, तू कहाँ चले हो? बैग में घुसे हुए लेके 4 और 2 6 तुम आदमी में हो गए। चलो बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस। हाँ कौन बताया? बताओ। इसको यहाँ लिख दो क्या? क्योंकि इसको यहाँ लिख दो। Genesis, oogenesis, spermatogenesis। मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था। बताओ 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 क्या क्या? ये वृद्धि अवस्था बहुत छोटी होती है, इसमें वृद्धि अवस्था बहुत बड़ी होती है। वृद्धि अवस्था मतलब फॉर्मेशन बड़ी, इसका क्या अर्थ हुआ? तात्पर्य क्या होगा इसका? मतलब कि जो प्रक्रिया होती है फॉर्मेशन होता है वो बहुत छोटी सी होती है इसमें। हाँ, और इसमें बड़ी लंबी होती है। इसमें लंबी प्रक्रिया होती है, ऐसा क्यों आप कह रहे हो? क्या पता मतलब सही होता है। आप कह रहे हो, आप ये कहना चाहते हो इसमें फॉर्म बनने में ज़्यादा कम टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा बोल रहे हो? और कोई डिफरेंस है? किसमें बनते हैं? वृषण में। और इसमें ओवरी में लगते हैं। और ध्यान से सुनिए, मैं बायो में सबसे पूछने वाला हूँ, सुनिए क्या बता रहे हैं और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? ये प्राथमिक प्राण कोशिका से इसमें 4
मैथ्स चार आंकड़े। प्लीज आप लोग अपना पढ़ाई करो, बात करोगे तो यहाँ तक चार आएगा। आंकड़े स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है और इसमें प्राथमिक अंडाणु कोशिका में 1 से 2 या 3 से अधिक पोलर ये तो बॉडी, wrong है। पोलर बॉडी 2 या 3। अच्छा, और ओवम कितने बनते हैं, एग कितने बनते हैं? एक ओवम मदर सेल से कितने एग बनेंगे या ओवम बनेंगे? एक ही बनेंगे। हाँ, तो ये बोल रहे हैं, है ना, पहले ये बोल रहे हैं। पोलर बॉडी ये आप बता सकते हो कि इसमें पोलर बॉडी बनती है, इसमें नहीं बनती, राइट? हाँ, और कोई डिफरेंस? और कोई बताएगा इसमें ऐड करना चाहेगा कुछ? सब लोग एक ही किताब से पढ़ के आए हैं? बताओ एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ और सोच के बताओ, मैंने बताया था। कई सारे डिफरेंस है, कई सारे। इसमें हार्मोन्स कौन से होते हैं, अलग होते हैं, इसमें अलग होते हैं, ठीक है। और क्या बताया था? नहीं, मैं सिमिलैरिटी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ। अभी डिफरेंस की बात चल रही है, आपको सिमिलैरिटी नहीं मिलता। इसमें संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, इसमें संख्या बहुत कम रहती है, लिमिटेड, है ना। हर महीने सिर्फ एक एग बनेगा, हर पीरियड में, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होगा, और यहाँ पे कई सारे मिलियंस में रहते हैं, है ना। कई सारे डिफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। वॉइस कुछ आप ऐड करना चाहोगे इसमें? कुछ ऐड करना चाहेंगे गर्ल्स? बैठो बैठो, गुड गुड, पढ़ के आए, कम से कम जो पढ़ के आया है उसको प्रेज मिलना चाहिए। जो नहीं पढ़ के आ रहे हैं उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती है, ठीक है। टीचर ने जो बोला उसको जरूर करना है। चलिए लिखिए डिफरेंसेस। कहाँ होता है ये? स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में, वृषण कहाँ पर? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये कहाँ होता है? ओवरी। ओवरी में कहाँ पर? कॉर्टेक्स या स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल बोलते हैं ना उसको, स्पर्म मदर सेल कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है? ओवम मदर सेल कहाँ बनता है? कॉर्टेक्स में, ठीक है। ओवम मदर सेल। तीसरा डिफरेंस क्या है? यहाँ पे पहला और दूसरा मियोसिस कहाँ पे होगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में ही होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला मियोसिस कहाँ होता है? ओवरी के अंदर, और दूसरा मियोसिस कब होता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम, बताया था, निषेचन के समय। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, पहला दूसरा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कहाँ होता है? हैपेंस इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इसमें क्या होता है? पहला मियोसिस कहाँ होगा? ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और सेकेंड मियोसिस कहाँ होगा? फर्स्ट कहाँ होगा? ओवरी में। सेकेंड मियोसिस कहाँ होगा? कहाँ होगा सेकेंड मियोसिस? फर्टिलाइजेशन के टाइम होगा ना, तो एम्प्यूला पे होगा ना, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लास्ट बेंच क्यों हंसी आ रही? ज्यादा हंसी आएगी तो फिर आगे बुला लेंगे, ठीक है। आंसर करने नहीं, फिर हंसते रहना है बस।
इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन बराबर होता है, इसलिए बराबर बराबर 4 सेल्स एक स्पर्म मदर सेल से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का विभाजन इक्वल होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का विभाजन क्या होता है, अनइक्वल होता है ना। अनइक्वल होगा तभी तो पोलर बॉडीज बनेंगी, एक बड़ा ओवम और एक छोटी सी पोलर बॉडी। इसलिए एग के साथ पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है, एग के साथ पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। लिख रहे हो सब लोग? क्या हुआ, क्यों इतनी खुशी है भाई? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 5th पॉइंट। इसमें आप लिखेंगे एक स्पर्म मदर सेल से, ये भी लिखें तो डॉट क्यों नहीं हो? समझ में नहीं आ रहा क्या, कौन सा समझ में नहीं आ रहा? क्या ना समझ में पूछो। देखो, सबसे ज्यादा समझ में तभी आएगा जब घर से पढ़ के आओगे, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। घर से पहले से ही पढ़ के आओ, यहाँ पे पढ़ो ध्यान लगा के, फिर उसके बाद घर पे जाके वापस पढ़ो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, स्पर्म मदर सेल कहाँ पे होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लास्ट का एस। अभी यहीं पे हो तुम यहीं पे हो अभी? क्या ये न्यूक्लियस, केंद्रक और साइटोप्लाज्म का विभाजन happens in seminiferous tubules, happens होता है। ठीक है, कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही पहला और दूसरा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, पहला मियोसिस ओवरी में होगा, दूसरा मियोसिस फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के टाइम। हाँ, अब आप सोचो, ध्यान दो इधर, अगर सपोज मान लीजिए स्पर्म नहीं आता है, ठीक है, और निषेचन नहीं होता है, शुक्राणु अगर नहीं आता है और निषेचन नहीं होता है, तो जो ओवम मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रीडिंग के टाइम जो ओवम रिलीज होगा, जो नष्ट हो जाएगा, वो कौन सी स्टेज में नष्ट होगा? फर्स्ट मियोसिस की स्टेज में। सेकंड मियोसिस में आएगी नहीं, समझ रहे आप? सेकंड मियोसिस में फर्टिलाइजेशन के बाद ही होगा ना, क्यों वर्षा? सेकंड मियोसिस फर्टिलाइजेशन के बाद होगा ना? क्या यस है, नहीं समझ में आ रहा है, फोकस नहीं कर रहे। लिखिए 5th पॉइंट, एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म बनते हैं। एक स्पर्म मदर सेल से 4, 5th पॉइंट वो लाइन छोड़ के 5th लिखो पहले। क्या हुआ? चौथा ये, हाँ 5th पॉइंट इसमें पहले लिखो ना। स्पर्म मदर सेल बोल रहा हूँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे लिखना है ना, अकल के अंधो। oogenesis पे लिख दो, ये क्या इतना कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, थोड़ा गणित भी सॉल्व किया करो कभी कभी, लॉजिक भी होगा। न्यूक्लियस केंद्रक और अथवा साइटोप्लाज्म जीव द्रव का विभाजन इक्वल मतलब बराबरी से होता है, बराबर होता है। ठीक है,
और वहां बराबर नहीं होता है। 5th पॉइंट, एक स्पर्म मदर सेल से, इसी के नीचे, एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, ठीक है। स्पर्म मदर सेल के ब्रैकेट में लिखेंगे 2n और स्पर्म के ब्रैकेट में लिखेंगे n, और सूत्रता आगे हो जाएगी। एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म्स बनते हैं। 5th पॉइंट, उसमें oogenesis, एक ओवम मदर सेल से, एक ओवम मदर सेल से ब्रैकेट में 2n, ओवम मदर सेल ब्रैकेट 2n से एक ओवम या एग बनता है, से एक ओवम या एग बनता है, से एक ओवम या एग बनता है। इसमें क्या लिखेंगे? नो पोलर बॉडी। 6 पॉइंट लिखे, नो पोलर बॉडीज आर फॉर्म, कोई पोलर बॉडी नहीं बनती है। उधर लिखेंगे पोलर बॉडीज बनती है, कितनी? 2 या 3। इसमें पोलर बॉडीज नहीं बनती, और उसमें क्या लिखेंगे? 2 से 3 पोलर बॉडी बनती है, 2 या 3 पोलर बॉडी बनती है। क्या? लिखा आपने, डिफरेंसेस लिखे, इसमें हार्मोन्स के डिफरेंस लिखे। यहाँ पे हार्मोन कौन से होते हैं? स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कौन से हार्मोन्स होते हैं? FSH और तो वहां पे भी रहेगा FSH, LH वहां पे भी था। यहाँ पे कौन सा था? ल्यूटीन। यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे था टेस्टोस्टेरोन। देखिए, स्पर्म के निर्माण के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे कौन सा हार्मोन है? मेन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वहां कौन सा है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पे कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये क्या करेगा? यूट्रस के बेड को प्रिपेयर करेगा, और ये क्या करेगा? एस्ट्रोजन फॉलिकल्स को डेवलप करेगा, एग को डेवलप करेगा, ठीक है। फॉलिकल और एग को डेवलप करेगा, ठीक है। लिखा सबने? ये डिफरेंसेस याद करिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र जिसको कहते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। या फिर इसको हम लोग आम भाषा में पीरियड्स भी कहते हैं। एंड पीरियड्स जो है, ये ईश्वर की बनाई बहुत ही अनोखी शक्ति है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के पास होती, ठीक है। और यदि ये शक्ति ना होती फीमेल्स के पास, तो आज हम लोग अपने माँ के, सभी लोग अपने माँ के गर्भ में थे, बिकॉज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होती तो हम जब भ्रूण बने थे उसी स्टेज में मर जाते थे। क्यों पता है? भ्रूण छोटा सा है, उसको खाना पीना कौन खिलाएगा? लॉजिक लगाइए, खाना पीना उसे कौन खिलाएगा? कोई नहीं है। अंदर गर्भ में कौन है उसे फीडिंग कराने के लिए? गर्भ में कौन है फीडिंग कराने के लिए? कोई नहीं है। सो इट इज विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लड ऑफ मदर
माता के ब्लड से उस बच्चे को डेवलप विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। और उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो भी मदर के ब्लड के थ्रू वो बाहर जाएंगे, ठीक है। और जो भी एनर्जी जो भी उसको मिलेगा, आयरन, ठीक है। जब प्रेगनेंसी रहेगी तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स लेना है, ठीक है, कैल्शियम लेना है भरपूर। कैल्शियम और आयरन से क्या होगा, आयरन से ब्लड बनेगा बच्चे का, ठीक है। माँ को ब्लड की कमी नहीं होगी, भरपूर ब्लड रहेगा। और क्या होगा, कैल्शियम से क्या होगा, माँ और बच्चे दोनों की बोन्स जो है वो स्ट्रांग होगी, बोन्स बनेंगी, ठीक है। इसलिए कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में खिलाया, ठीक है। आप समझ रहे हैं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसी सेवा या जैसी जो न्यूट्रिशन होता है प्रेग्नेंट मदर्स की होती है, उसी हिसाब से उनका बेबी भी उसी हिसाब से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला होगा भविष्य में, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। इसके पीछे काफी ज्यादा ट्रेडिशन में, हमारे पास्ट में काफी ज्यादा इसके ऊपर भ्रांतियां भी फैलाई गई, ठीक है। जैसे कि साउथ इंडिया में एक इशू था, सबरीमला टेम्पल इशू। आप लोग आज जाइएगा नेट में सर्च करिएगा सबरीमला टेम्पल। सबरीमला टेम्पल में एक गॉड है जिनकी पूजा होती है, वहाँ पे साउथ इंडियंस करते हैं। उन गॉड को माना गया ब्रह्मचारी। वो गॉड क्या थे, ब्रह्मचारी थे, मतलब उन्होंने जीवन भर अपने शादी नहीं की है या फिर वो फीमेल से दूर है, क्योंकि उनको तपस्या में विश्वास है ना, तपस्या किया। तो क्या होता है वहां पर ऐसी फीमेल्स जो कि वयस्कता, एक पर्टिकुलर वयस्क एज होती है उससे ऊपर है, अगर 12-13 ईयर्स के ऊपर, तो उनको उस टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती, ठीक है। उस टेम्पल में उनको एंट्री नहीं दी जाती। क्यों एंट्री नहीं जाती? बिकॉज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे आर एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। उनके अंदर आफ्टर 12-13 ईयर्स के बाद उनके अंदर पावर आ जाती है कि दे कैन गिव बर्थ टू न्यू वंस, ठीक है। यंग लोगों को बर्थ दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो तो कोई माँ बनेगी ही नहीं, ठीक है। सो वो ऐसे ग्रुप के फीमेल्स जिनके पास ये शक्ति है वो उसमें नहीं जा सकती टेम्पल्स में। क्यों? बिकॉज वो जो डीटी है, जो भगवान है ना, वो उनका क्या होता है, उनकी तपस्या, ऐसा बिलीव किया जाता है कि उनकी तपस्या या उनकी शुद्धता में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ऐसा बहुत समय से मान्यता थी। तो कुछ लेडीज लोगों ने, कुछ जागरूक, जो हमारे समाज की जागरूक कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने इस चीज को अपोज किया, आंदोलन चलाया कि ऐसा क्या है, मतलब ये तो एक शक्ति है, इसको आप अशुद्ध क्यों मान रहे हैं, ठीक है। ये तो एक शक्ति है ना लेडीज के पास पावर है। तो फिर काफी प्रोटेस्ट हुआ, है ना, केस गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने इस चीज को सही ठहराया कि ठीक है, लेडीज की एंट्री एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद बंद है, वो ठीक है, वो मान्यता है। लेकिन वो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली लेडीज की एंट्री अलाउ कर दी, हाई कोर्ट के खिलाफ ऐसा किया। मेरे को उतना डिटेल नहीं मालूम है, थोड़ा ब्रीफ मालूम है, इसके बारे में आप लोग और डिटेल पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों साइड, मतलब अब जब केस कोर्ट में जाएगा तो एक तो पक्ष का वकील होता है और एक विपक्ष का वकील होता है ना, दोनों के बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट कैसे हैं? जैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म में कुछ मान्यताएं हैं, है ना, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी लोगों के लिए ही उसमें उनको आने का या पूजा करने का अलाउड रहता है, ठीक है। तो ये हिंदू धर्म की मान्यता है, और यदि इसके विपरीत अगर कुछ किया जा रहा है तो वो उस मान्यता को तोड़ना हो, ठीक है। तो संविधान में दिया गया है कि किसी भी धर्म की मान्यता को अपोज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ से ये लोग भी राइट है जो अपोज कर रहे हैं इस चीज को, जो मतलब बोल रहे हैं कि नहीं, लेडीज को नहीं आना चाहिए मंदिर में, तो वो भी सही है एक तरीके से, क्योंकि संविधान में उनको, हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन मिली हुई है कि वो अपनी मान्यताओं को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्योंकि लेडीज की राइट्स का मामला है, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, कि हमें क्यों नहीं एंटर दिया जा रहा है, जबकि ये पावर है, ये कोई अशुद्धता का प्रतीक थोड़ी है,
ये तो शुद्धता, सबसे ज्यादा शुद्धता का प्रतीक क्या हो सकता है? जीवन। और जीवन किससे मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल से। जीवन किससे मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो इसको अशुद्धता प्रतीक नहीं मानना चाहिए, और जो फीमेल्स के अधिकारों का हनन हो रहा है उसे खत्म किया जाना चाहिए। तो ये भी सही है। तो दोनों पॉइंट बहुत ही तगड़ी बहस चली, ठीक है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ह्यूमन राइट्स को लेके कुछ फीमेल्स के फेवर में डिसीजन किया, ठीक है। सो दिट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और ये जो चीज़ है, ये आपकी सिर्फ बायोलॉजिकल चीज़ नहीं है, ये आपकी धार्मिक उससे भावनाओं से भी जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। ये एक शक्ति भी है जो सिर्फ और सिर्फ लेडीज को, इसलिए कहते हैं कि लेडीज जो होती हैं वो पावर का प्रतीक होती है। अपने इंडिया में ही लेडीज को शक्ति बोला गया, और कहीं पूरे वर्ल्ड में बोला गया क्या? क्यों? जहाँ पे कोई भी लड़की या कोई भी फीमेल कहीं पर भी रहे, चाहे वो छोटी रहे, बड़ी रहे, कैसी भी रहे, इसका मतलब वहाँ शक्ति है, ठीक है। और शक्ति के इर्द गिर्द ही सारी चीजें चलती हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे हमारे पूर्वज भी कहते हैं, एक लाइन है कि जीवन में यदि लड़ाई है किसी चीज का, तो 3 चीज की लड़ाई है, जर, जोरू और जमीन, है ना। जर, जोरू और जमीन। जोरू और जमीन देखो प्रॉपर्टी हो गया, और जोरू मीन्स व्हाट? फीमेल्स ना। फीमेल्स के लिए तो लड़ता है आदमी। पत्नी है, पत्नी को कुछ उल्टा सीधा किसी ने कहा तो आप लड़ेंगे ना उसकी आत्मसम्मान के लिए। जैसे हमारे राम जी है ना, किडनैप किया किसी ने, वो लड़ने के लिए कहाँ तक पहुंच गए? श्रीलंका तक पहुंच गए, फौज खड़ी कर दी उन्होंने पूरी, ठीक है। आप समझ रहे हैं? बंदरों को ले जाके हरा दिया, ठीक है। तो संकल्प है ना, सब सारी लड़ाई किसकी है? किसके लिए? शक्ति के लिए। अगर सीता जी ना होती तो बवाल होता क्या? नहीं, सही बात है ना। लेडीज मतलब पावर। आप समझ रहे हैं? अगर आपके साथ एक लेडीज चल रही है ना, तो आपसे 100 लोगों की भीड़ भी भिड़ने से डरेगी। केवल एक लेडीज अगर आपके साथ खड़ी है, क्योंकि जब वो बड़बड़ करना शुरू करेगी ना, कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा उसको, है ना। लेडीज जब बड़बड़ करती है तो बिना लॉजिक के बोलती है कुछ, तो बोले यार इससे बहस भी क्या करेंगे, तो अपनी कहेगी, है ना, तो भाग जाएंगे सब। होता है कि नहीं होता है? बड़े बड़े लोग हार मानते हैं। तो लेडीज आर प्रतीक किस चीज की? शक्ति का प्रतीक होती है। और हमें इस बात का एहसास करके लेडीज का या गर्ल्स का उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी लेडीज हो, चाहे माँ हो, घर में बहन हो, आपके कॉलेज में आपकी बैचमेट हो, कोई भी हो, ठीक है। ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और जब ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज होगी, जब आप इस चीज़ को फील करोगे कि लड़कियां एक शक्ति का प्रतीक है, तब आपको समझेगा कि हाँ, बराबरी का राइट्स होता है, लड़कियों को भी बराबरी के अधिकार है, ठीक है। तब जैसे अगर आपके अंदर ये भावना आएगी, कल को आप पेरेंट्स बनेंगे, आपकी भी बिटिया होगी, तो आप बिटिया और बच्चे, लड़के दोनों को बराबरी का अधिकार दोगे ना, है ना। लड़का आपसे कहेगा भैया पापा मैं 10 बजे पार्टी करके आऊँगा रात में, है ना, और लड़की यही कहे कि मैं 10 बजे आऊँगी रात में, तो आप कहोगे नहीं बेटा तुम लड़की हो, तुम अंदर बैठो घर पे। नहीं, अगर आपको मालूम है कि वो शक्ति का प्रतीक है ना, और आप प्रॉपर उसके सिक्योरिटी के इंतजाम कर रखे हैं, तो ठीक है बेटा तुम भी इंजॉय करो, आना आराम से 10 बजे पार्टी करके, बिल्कुल आराम से उसकी सिक्योरिटी। लेकिन ये चीज़ है कि आप उसकी सिक्योरिटी का ध्यान देंगे, है ना। साथ में कोई चला जाए, कोई लेके आए, प्रॉपर आने जाने की सुविधा हो, है ना, प्रोटेक्शन हो, या तो लड़की खुद में इतनी सक्षम हो, सेल्फ डिफेंस हो उसके पास, है ना, पर्स में चाकू लेके घूमती हो, या मिर्ची का पाउडर रखा हो, समझ रहे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इस चीज को सिर्फ बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए। आप समझ रहे हैं? एक हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में किसी चीज को फिक्स नहीं करना है, बड़ा सोचिए ये टॉपिक क्यों इतना जरूरी है ना। और सारे टॉपिक इसी तरह, सारे टॉपिक हर चीज एक दूसरे से लिंक है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। और जब आप इस चीज को रियलाइज करते हैं कि यार ये बहुत बड़ी पावर है, तब आप लेडीज को रेस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो अक्षय कुमार है हमारा बॉलीवुड में, उसने कई सारे मूवीज किए हैं लेडीज के एम्पावरमेंट के लिए, है ना। जैसे टॉयलेट एक मूवी आई थी, है ना, लड़की शादी करने से मना कर देती, मतलब ससुराल से भाग जाती है, बोलती है फिर टॉयलेट नहीं बनवाओगे मैं नहीं रहूँगी, और खेत में लोटा लेके कौन जाने, है ना। स्वच्छ भारत अभियान में अभी तो बंद है घरों घरों में, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया तो कम से कम घरों घरों में टॉयलेट हो गए, लोगों ने अहमियत समझी, ठीक है। सो हाँ,
बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी है, कोई बताता नहीं है। टीचर्स लोग सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल रॉ तरीके से पढ़ाते हैं चीजें, ठीक है। सो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली दो तरह की होती है, ठीक है। प्राइमेट्स में उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट्स में उसे कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। प्राइमेट्स में क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल। प्राइमेट्स कौन से होते हैं, जैसे मंकी हो गया, मैन हो गया, ठीक है, ऐसे जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है ना, मैमल्स, ये दोनों मैमल्स होते हैं, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स, एक होते हैं प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स के आप लोग एग्जाम्पल ढूंढ के आए, कौन कौन से होते हैं नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मैंने बताया मैन और मंकी, है ना। इसी तरह जितने भी मैमल्स हैं दूसरे प्राइमेट्स, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वॉइस प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स मतलब जानवर, ऐसे जीव इनको प्राइमेट्स कहा जाता है, जिसमें मंकी, मैन ये सब आते हैं, ठीक है। एंड नॉन प्राइमेट्स एक डिफरेंट तरह के मैमल्स होते हैं, ठीक है। उनमें जो साइकिल होते हैं उसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, केवल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कौन कौन से जानवर होते हैं। लिखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी होती है, रिपीटेटिव होती है। रिपीटेटिव मतलब बार बार जो साइकिल है, साइकिल का मतलब रिपीट होगी, बार बार होगी, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, समय क्या रहता है, 28 to 30 days एवरेज, 28 to 30 days। बॉयज मैथ्स क्या हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है तो जो बाहर जाके डिस्कस करो। हाँ मिश्रा जी, क्या क्या डिस्कशन चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ ना अभी, तो फिर ओ भाई साहब क्या इतना इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा रुक जाओ, ये पीरियड हो जाएगा उसके बाद डिस्कस कर लेना, ठीक है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी में होगी, ठीक है। कौन सी एज में, लगभग 10 से 12 साल की उम्र में, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 10 से 12 साल की उम्र में, 10 to 12 इयर्स की एज में, उसे क्या कहते हैं, मीनार, क्या कहते हैं, मीनार, ठीक है। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, लास्ट फीमेल्स में जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मतलब उसके बाद बनना होना बंद हो जाती है, वो कब होगी, लगभग 45 साल के आसपास, किसी में 45 में, किसी में 50 में, है ना, लगभग 45 साल की एज में, उसे क्या कहते हैं, मीनोपॉज। मीनोपॉज, पॉज का मतलब समथिंग जो कि रुक जाता है, पॉज करते हैं ना, मीनोपॉज। तो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मीनार, और लास्ट कौन सी होती है, मीनोपॉज, ठीक है। अच्छा मुझे अब आप ये बताइए, आप लोगों से एक सवाल है कि 28 डेज का साइकिल रहता है, 30 डेज मान लीजिए, ठीक है। तो पूरी, अब इसको यहां से लेकर यहां तक जितने वर्ष हैं, यहां से लेकर यहां तक कितने वर्ष हुए, 45 में से 12 माइनस करो, कितना हुआ, लगभग 33 वर्ष आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, किसी भी फीमेल का ये फर्टाइल ईयर्स होते हैं। फर्टाइल मतलब जिसमें वो जन्म कर सकते हैं, है ना, फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल ईयर्स, फीमेल्स टोटल फर्टाइल ईयर्स कितना आया, 33, राइट, 33 आया। अंशिका घड़ी मत देखो, क्या फायदा घड़ी के, हाँ, टोटल फर्टाइल ईयर्स कितना आया, 33, ठीक है, 33 है। अब जरा ये बताइए, 33 साल में लगभग फीमेल्स में 33 ईयर्स में, यानी टोटल फर्टाइल ईयर्स में कितने एग्स टोटल प्रोड्यूस होंगे, कितने एग्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कितने ओवम प्रोड्यूस होंगे,
33 एक साल में एक महीने में कितना होता है? एक पीरियड की 400-500 दिन लगभग सही बताया। अरे ठीक है, आपस में मत लड़ो, चलो इधर देखो। 400 के आसपास करेक्ट आंसर है, बट कैसे निकाला? सीधी सी बात है, 28 to 30 डेज में एक साइकिल होती है, और एक साइकिल में कितने होते हैं? एक साइकिल कितने डेज की होती है? 28 to 30 डेज, ठीक है। तो ये कितना हुआ? एक मंथ, है ना। और एक साइकिल में कितने एग रिलीज होते हैं? एक साइकिल में कितने एग रिलीज होते हैं? एक साइकिल में कितने एग रिलीज होते हैं? क्लास ही नहीं अटेंड करोगे तो क्या समझेगा? एक ही तो होता है यार, 1 ओवम या एग, यानी एक महीने में एक हुआ, तो 12 महीने में कितना हुआ? 12 एग्स, ठीक है, या ओवम। तो 33 साल में कितना होगा? 12 into 33, है ना। भारतीय सर्विस और भारतीय सर्विस 396। अगर आपसे कोई पूछे, ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, कि यदि पूरे फर्टाइल ईयर्स, है ना, फर्टाइल ईयर्स में या पूरी अपनी एज में एक फीमेल लगभग कितने एग्स प्रोड्यूस करती है, तो 4-5 ऑप्शन दिए रहे, ठीक है। 396 जरूरी नहीं कि वो 396 ही दे, क्योंकि वेरी करता है ना किसी को। 400-500 के आसपास आंसर है तो आप उसको टिक करेंगे। जैसे किसी ने 1000 दे रखा है तो वो रॉन्ग है, किसी ने 10,000 दे रखा है वो भी रॉन्ग है। 10,000 थोड़ी एक्स होंगे, लगभग 400 के आसपास, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं है? क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए।